नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। आज भूगोल के परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका जो क्षेत्र है, यानी डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, उसके विषय में बात की जाएगी। और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सपना देख रहे हैं कि भूगोल के माध्यम से कोई बड़ी सफलता प्राप्त की जाए और कैसे एक बड़ा अधिकारी, देश का प्रशासनिक अधिकारी बने, कैसे वो आईएएस आईपीएस बने, कैसे वो पीसीएस अधिकारी बने। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है तथा भूगोल जीएस में, जनरल स्टडीज़ में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। रोल ऑफ ज्योग्राफी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इस पे मैंने बात की थी आईएएस पीसीएस के संदर्भ में। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले इसकी आत्मा तक पहुंचने के पहले ही अपने आप को इसका सर्वज्ञ मानने लगते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसकी गहराई में अगर जाया जाए तो शायद मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप की गहराई प्राप्त होने लगती है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र दोनों में है। तो हम अंतरिक्ष से लेकर के भूगर्भ के केंद्र तक की सारी विषयों को इस विषय में पढ़ने का प्रयास करते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों की जननी है। ये बात कांट ने कही है, ये बात इमैनुअल कांट जैसे महान फिलोसफर ने कही है, जो कि 17वीं शताब्दी के एक बहुत महान विद्वान माने गए। ऐसा कहा भी जाता है कि ज्योग्राफी बिगिन्स एंड एंड्स विथ कांट। इनफैक्ट हार्टशॉन जैसे विद्वान ने ये कहा है कि द टास्क ऑफ ज्योग्राफी इज एसेंशियली कांतियन। कांत ने जो लक्ष्य निर्धारित किए वही भूगोल का लक्ष्य है। और कांट के समय में सभी विषय एक नॉलेज पूल के रूप में माने जाते थे, और वो नॉलेज का पूल था ज्योग्राफी। कैसे? मैथमेटिक्स में भी लोग इस शब्द का प्रयोग करते थे, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, बोटैनिकल ज्योग्राफी, जूलॉजिकल ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजिकल ज्योग्राफी, इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग मिलता है 17वीं शताब्दी में। बाद में भूगोल से ही समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी जैसे साइंस निकले। इसीलिए कांट जैसे फिलोसफर ने कहा है कि भूगोल एक रीजनल साइंस है, एक प्रादेशिक विज्ञान है, जिस विज्ञान में सभी विषय समाहित हो जाते हैं। ये सभी विषयों का उभयनिष्ठ है। इसमें ये जीन पूल है, एक प्रकार का ये जननिक केंद्र है जहाँ से सभी विषय निकले हैं। यह एक प्रकार का जीन पूल है जिसमें से सभी विषयों की उत्पत्ति हुई है, यानी सभी विषयों के जो जेनेटिक पार्ट हैं, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, जो उसके जीन हैं, वो कहीं न कहीं भूगोल में प्राप्त होते हैं। तो ये एक ऐसा सुंदर विषय है, एक ऐसा अद्भुत विषय है जो विज्ञान और मानव शास्त्र को भी जोड़ता है तथा बॉटनी के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर रखता है, जूलॉजी के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर रखता है, भूगर्भ शास्त्र के एलिमेंट्स को अपने अंदर में रखता है, वैसे ही फिजिक्स के एलिमेंट को भी अपने अंदर में रखता है। और मानव शास्त्र में आप जाओगे तो मानव विज्ञान के एलिमेंट्स हैं, समाज शास्त्र के एलिमेंट्स हैं, डेमोग्राफी के एलिमेंट्स हैं, जननांकीय जो विषय होते हैं उनके भी एलिमेंट्स इसके अंदर में हैं। सेटलमेंट यानी कुछ इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो टाउन प्लानिंग है, या मान लो कि गृह निर्माण है, या जो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग है, इनके विषय भी इसमें प्राप्त होते हैं। आर्थिक विषय भी इसमें प्राप्त होते हैं। पर्यावरण का अध्ययन तो है ही इसके अंदर में। तो इन सबों का जो सम्यक अध्ययन करे वह विषय भूगोल बन जाता है। तो भूगोल को मैंने क्या कहा? इट्स अ जीन पूल ऑफ ऑल द मल्टीपल डिसिप्लिन्स। ये बहुविषयक है, यह अंतर विषयी है,
ये सभी विषयों का एक सार है। तो एक भूगोल पढ़ने वाला विद्यार्थी वो होता है जिसे सब कुछ ज्ञान होता है, सब कुछ का ज्ञान होता है। ही इज़ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। वो भूगोलविद्ता कोई एक्सपर्ट नहीं होता, भूगोलविद्ता कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं होता। इसी कारण से भूगोल को 1950 के दशक में तो रिसर्च के विषय से भी हटा दिया गया था, जैसे कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी से और इवन स्वीडिश यूनिवर्सिटी से हटाया गया, कैनेडियन यूनिवर्सिटी से हटाया गया। तो भूगोल एक ऐसा विषय होकर रह गया उस पीरियड में जहाँ पर इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मात्रात्मक क्रांति का एक दौर आता है और मात्रात्मक क्रांति के दौर में भूगोल में कई सारे मॉडल्स, थ्योरीज, नए नए नियम, नए नए पैराडिम्स स्थापित होने लगे जो कि मानवोपयोगी थे और एक ऐसा विषय बनकर के उभरा जो कि मानव और विज्ञान दोनों को जोड़ता है। मान लो कि फिजिक्स में कोई लॉ डिस्कवर हुआ, साइंस ने कोई नियम बनाए, तो इन नियमों का आखिर क्या होगा? इन नियमों की खोज किस बात के लिए की गई है? कहीं न कहीं उसे मानव कल्याण की भावना से मानव हित में, आर्थिक क्रियाओं में उसको संलग्न करना होगा। और अगर ये संलग्न होते हैं तो संलग्न करने वाला वो विज्ञान होना चाहिए, कोई एक विषय होना चाहिए जो मानव शास्त्र को, मानव के आर्थिक क्रियाओं को, मानव की इच्छाओं, कामनाओं को और विज्ञान के नित्य नए जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं जोड़े। ये वही विषय है। तो भूगोल एक ऐसा रुचिकर विषय बन जाता है जिसमें एक छात्र अपने आसपास के सराउंडिंग का अध्ययन करता है, इस ग्लोब का अध्ययन करता है, अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, वनस्पति से लेकर के एनिमल किंगडम से लेकर के वो बस्ती से लेकर के सरकारी नीतियों से लेकर के भू राजनीति तक सब कुछ उसको पढ़ना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत विशाल सब्जेक्ट होगा। हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते, हम लोग रिसर्चर नहीं होते। हम लोग जो रिसर्च वर्क में प्राप्त होता है, जो तथ्य प्राप्त होता है, उन तथ्यों को, उन विश्लेषणों का एक सिंप्लीफिकेशन करके, एक ग्रॉस जनरलाइजेशन करके, एक सकल सामान्यीकरण करके उसको एक पुस्तक में डाल करके मानवोपयोगी, छात्रोपयोगी बना करके उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये भूगोल की वास्तविक प्रकृति है। आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा या आप देखोगे कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम के द्वारा, एक फेनमैन का डायग्राम है। फेनमैन एक भौगोलिक चिंतन के बड़े विद्वान हैं। तो फेनमैन का एक डायग्राम आता है जिसमें कि उन्होंने दर्शाया है कि कैसे भूगोल कई विषयों का उभयनिष्ठ होता है। जैसे मान लो कि ये है जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, ये भूगर्भ शास्त्र है। तो ये है हमारा मौसम विज्ञान, ये मौसम विज्ञान हो गया। ये हमारा हो गया समुद्र विज्ञान या ओशनोलॉजी या मैरीन साइंस आप कह लो इसको, ये एक मैरीन साइंस हो गया। ये हो गया हमारा बॉटनी, तो ये हो गया हमारा जूलॉजी। तो ये जो बीच में जो उभयनिष्ठ बन कर के उठ रहा है, ये जो उभयनिष्ठ बन कर के उठ रहा है, ये होगा फिजिकल ज्योग्राफी। यह फिजिकल ज्योग्राफी के नेचर, स्कोप, उसकी प्रकृति को दर्शाता है। वैसे ही अगर हम चाहेंगे कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल में पहले तो एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसमें रेस, जिसमें प्रजाति, जिसमें ट्राइबल, जिसमें जीवों की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, इन चीज़ों का अध्ययन मिलता है। बायो एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दो भाग होते हैं इसके। फिर ये होगा सोशियोलॉजी यानी समाज विज्ञान। फिर होगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी इसमें है। फिर इसमें होगा प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। फिर इसमें होगा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो राजनीति है। तो ये जो सबका उभयनिष्ठ निकल करके सामने आ रहा है, ये बनेगा मानव भूगोल। और मानव भूगोल और भौतिक ज्योग्राफी, ये है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ये है मानव ज्योग्राफी। और जब फिजिकल और मानव दोनों को हम जोड़ेंगे तब ये बनेगा भूगोल, तभी बनता है भूगोल। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो फिजिकल साइंस के उभयनिष्ठ को और मानव विज्ञान के उभयनिष्ठ को जोड़ता है। तो ये हमारा भूगोल है। अब भूगोल की कई प्रकार से परिभाषित किया गया है।
जैसे अगर हम इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा देखें तो एक मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, एक भौगोलिक बड़े मानववादी भौगोलिक चिंतन हुए, तो पी हैजेट हैं और इवन डब्ल्यू एस स्मिथ हैं। तो डब्ल्यू एस स्मिथ की अगर हम बुक की बात करें तो वेलफेयर ज्योग्राफी जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत परिभाषा दिया है ज्योग्राफी का। स्मिथ ने लिखा कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ मैनकाइंड और एज द होम ऑफ मैनकाइंड। इस परिभाषा का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है और शायद इसी परिभाषा के माध्यम से हम कहीं न कहीं भूगोल की जो अंतरात्मा है और भूगोल का जो मूल स्वरूप है वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं। तो आप देखो कि इस परिभाषा को हमने लिखा कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ as the home of mankind, इस परिभाषा में 3 मुख्य शब्द हैं। पहला मुख्य शब्द है सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह का अध्ययन है। पृथ्वी में 18 किलोमीटर की गहराई तक मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर पाया है। मानव को प्रत्यक्ष ज्ञान है जो रूस के कोला पेनिनसुला में ड्रिलिंग किया गया है। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान का भाग है, इसके बियॉन्ड भूगर्भ शास्त्र भी नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद सब कुछ कॉन्जेक्चुरल है, सब अनुमान पे आधारित होगा, कुछ बेसिक साइंस के प्रिंसिपल पे आधारित ज्ञान होता है। तो भूगर्भ शास्त्र भी 18 किलोमीटर की गहराई तक ही अध्ययन करता है। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिसको गहराई में नहीं जाना है, बल्कि सतह पे ही रहना है और भूपरपटी पर जो क्रियाएं हो रही है, हालांकि इन क्रियाओं का संबंध कहीं न कहीं भूगर्भ शास्त्र से होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से होगा, जैसे पर्वत निर्माण है या ओशियन का निर्माण है या ज्वालामुखी भूकंप की प्रक्रियाएं हैं। तो इस सबका संबंध कहीं न कहीं आंतरिक क्रियाओं से होता है। तो भूगोल में निश्चित रूप से भूगर्भ शास्त्र का प्रवेश हो जाएगा और बिना भूगर्भ शास्त्र के ज्ञान के हम भूगोल का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस परिभाषा में क्या कहा गया है कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पर्वत निर्माण कैसे हो रहा है, भूपरपटी में भ्रंशन कैसे हो रहा है, भूपरपटी पर अपर्दन चक्र कैसे चल रहा है, भूपरपटी पर वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है, आइस इंसोलेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, भूपरपटी पर भू पदार्थों का चक्र कैसे चल रहा है, वनस्पति क्या है, मृदा क्या है, सब कुछ, मानव कैसे जी रहा है, मानव कौन सी आर्थिक क्रियाओं को करता है, मानव की सांस्कृतिक क्रियाएं कौन सी है, मानव का चिंतन क्या है, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है। अब देखो, सरफेस हो गया पहला की टर्म। दूसरा है एज द होम एज द हैबिटेट, मनुष्य का जहां आवास स्थल है वही ज्योग्राफी होगा। शेष पृथ्वी के भाग को ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुने। पृथ्वी का वह भाग जहां मानव उपस्थित है वही भूगोल होगा। पृथ्वी का वह भाग जहां मानव का आवास स्थल है, जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, जहां मानव की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, वही भूगोल होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कि हम डिस्को आइलैंड का उदाहरण लेते हैं। डिस्को आइलैंड ग्रीनलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है और उसी अक्षांश पर लगभग जेमलिया आइलैंड है, जो कि डिस्को आइलैंड से कई हजार गुना बड़ा है। लेकिन जेमलिया आइलैंड आइस पैक्ड है, आइस स्मिटन है, वो ढका हुआ है बर्फ से। तो वो भूगोल का विषय नहीं होगा। भूगोल का विषय तो वो होगा, डिस्को आइलैंड होगा, जहाँ पर कोयला और सोने का संसाधन मिल रहा है। तो भूगोल कभी भी सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर, किसी के पर्वत होने के आधार पर, किसी के घाटी होने के आधार पर वहाँ भूगोल विषय नहीं पहुँचता। आप इस बात को फिर से सुनो और समझने की कोशिश करो कि भूगोल के अंतर्गत वही विषय आते हैं जो मानवोपयोगी हैं, जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाएं, सांस्कृतिक, राजनीतिक ये क्रियाएं उपलब्ध होती हैं या उपस्थित हैं, वही भूगोल का विषय होगा। जैसे डिस्को आइलैंड भूगोल का विषय है, और अगर कभी मैपिंग में कुछ पूछा जाएगा तो डिस्को आइलैंड ही पूछा जाएगा, न कि जेमलिया आइलैंड पूछा जाएगा। इसका एक और उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ कि मान लो कि हिमालय में कम से कम हजारों दर्रे हैं, पासेज हैं।
लेकिन जब भी पूछा जाता है तो नीतिला पास पूछा जाता है। ऐसा क्यों? जब भी पूछा जाता है तो लिपु लेख पूछा जाता है, काराकोरम पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार जाकर के, अघिल पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दर्रों के माध्यम से भारत और चाइना, भारत तिब्बत, भारत सिंकियांग रीजन, ये जो रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं, ये मानव के भू राजनैतिक और मानव की आर्थिक क्रियाओं से कहीं न कहीं इन दर्रों को संबंधित करते हैं। तो अगर मानव का संबंध होगा तभी ये दर्रे भूगोल में इम्पॉर्टेंट होंगे, नहीं तो भूगोल में सभी दर्रे इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। हिमालय के 1000 दर्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हीं दर्रों को पढ़ने की आवश्यकता है जिन दर्रों से होकर कोई मेटालिक रोड या ऑल वेदर रोड या ट्रेड या कुछ कल्चरल एक्सचेंज या कोई पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिक्स या सीमा विवाद, इस तरह का कोई स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, कोई सामरिक उसका महत्व हो, तभी वो भूगोल में आत्मसात हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके समझने के लिए कि भूगोल में हम लोग उन्हीं विषयों को रखते हैं जिनका मानव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होगा, अन्यथा वह भूगोल का विषय नहीं होता है। आप लोग मैपिंग पढ़ने जाते हो, मैपिंग करने जाते हो, तो चारों तरफ जो भी दिख रहा है सब रटने का प्रयास करते हो। आप ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग करते हो तो सारा का सारा नदी रटना है आपको, सारा पीक्स आपको रटना है। अरे वही पीक इम्पॉर्टेंट होगा जो या तो हाईएस्ट होगा, या नदियों का स्रोत होगा, या टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण होगा, या कोई विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र वाला होगा। वही पर्वत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे हेमरसली रेंज क्योंकि वहाँ पे आयरन और माइंस है, ब्रोकन हिल्स क्योंकि वहाँ पे मैंगनीज है। अब ये फैक्ट जब तक आप कलेक्ट नहीं करोगे कि तो नहीं तो फिर भूगोल में तो बिल्कुल पागलों जैसी दशा बन जाएगी आपको कि आप भूगोल में पूरे विश्व के मानचित्र पे देखोगे तो 1000 माउंटेन्स रटना है, 10,000 पासेज होंगे, 50,000 नदियाँ होंगी, कैसे कर पाओगे आप? नदियाँ भी वही महत्वपूर्ण हैं जिन पर कोई न कोई बैराज बना हुआ है, जो कृषि कर्म में अपनी उपयोगिता रखती हैं, या जिनका कोई नेविगेशन में प्रयोग हो रहा है, या जिनके द्वारा सीमा का निर्धारण किया जा रहा है। तो आप इस बात को समझो कि सभी भौतिक प्रकृति के सभी तत्व भूगोल के विषय नहीं होते। भूगोल का विषय वही होता है जहाँ जिसका मानव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो। आई होप आप इस एक गहरी बात को जो पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग शायद इसको समझ पाओ और इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करो। और ये जो बिल्कुल बदहवास जो चल रही है छात्रों की ज़िंदगी कि कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी रट लो, कहीं से कुछ भी उठा लो, सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जब भी मैपिंग करो तो आपको ये क्राइटेरिया लगाना होगा, क्योंकि परिभाषा हमारी नहीं है, ये महान भूगोलवेत्ताओं की है जो मानव भूगोल के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने लिखा है एज द हैबिटेट एज द होम ऑफ मैनकाइंड, जहाँ मानव का गृह है वही भूगोल है। पृथ्वी के सतह पर जहाँ जहाँ मानव है, जहाँ मानव का प्रकृति से अंतर संबंध है, जहाँ मानव आर्थिक क्रियाओं को कर रहा है, राजनीतिक क्रियाओं को कर रहा है, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से जहाँ उपस्थित है, वही भूगोल होगा। सभी विषय भूगोल नहीं होते। भूगोल की एक अन्य परिभाषा आपको समझानी है मुझे। ये परिभाषा भी बहुत सुंदर है और इसके विषय में भी इसे इकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ भूगोल कहते हैं। भूगोल का एक पारिस्थितिक विश्लेषण है कि आखिर भूगोल जैव भौतिक है या भूगोल अजैविक है। वास्तव में भूगोल क्या है? तो एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो जैविक और अजैविक दोनों ही पृथ्वी के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, संघटक हैं, दोनों का उभयनिष्ठ है। जैसे मान लो कि भूगोल में हम लोग एक परिभाषा लेते हैं जो कि हार्टसॉन ने दिया है कि भूगोल की मूल परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो हार्टसॉन कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ Earth's humanistic elements interacting with
his immediate environment। ये परिभाषा वास्तव में प्रादेशिक भूगोल की है और भूगोल की एक विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता भी है, क्योंकि एरियल डिफरेंशिएशन के मास्टर कहे जाते हैं हार्टशॉन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है क्षेत्रीय विभेदन, यानी पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट करके उसको इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप में या ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में उसका अध्ययन करना। तो हार्टशॉन ने एरियल डिफरेंशिएशन में भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि जो पृथ्वी के सतह का जो मोज़ैक है, जो पैचेज है, जो प्रदेश हैं, जो एरियाज हैं, उस एरियाज में मानव अपने इमीडिएट प्रकृति के साथ, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार इंटरैक्शन करता है, किस प्रकार के अंतर संबंधों को स्थापित करता है, उसका स्टडी भूगोल है। जैसे मान लो पर्वत में रहने वाले लोग हैं, पर्वत को एक इकाई रूप में ले लिया गया, तो पर्वत में किस प्रकार की कृषि होगी, पर्वत में किस प्रकार मानव की जैविक संरचना होगी, वहाँ किस प्रकार की संस्कृति विकसित होगी, वहाँ पर किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र विकसित होगा। तो ये प्रकृति के प्रभाव से ये जो मानव तंत्र का विकास हो रहा है और मानव तंत्र किस प्रकार प्रकृति तंत्र को प्रभावित करेगी, यानी द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इमीडिएट एनवायरनमेंट, ये भूगोल का विषय होगा। दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, यही इकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी है। तो इस डेफिनेशन को बड़ी मान्यता मिली हुई है और आज हार्टशॉन के इस परिभाषा के आधार पर ही भूगोल का अध्ययन चल रहा है। जैसे आप इसको समझने की कोशिश करो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम इकोलॉजिकल अप्रोच से देखेंगे तो मानव जनित क्रियाओं के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पुनः मौसमी परिवर्तन और अल नीनो जैसी घटनाएं, फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाएं हो रही हैं और वह भी पुनः मानव को प्रभावित कर रहा है। तो मानव का प्रकृति पर प्रभाव और प्रकृति का मानव पर प्रभाव, ये जो दो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ये जो दो तरफा संबंध है, ये जो दोहरा संबंध है, जो आत्म संबंध है मानव प्रकृति से, इसको हार्टशॉन कहते हैं कि भूगोल का मूल विषय तो यही होगा। अब हम संक्षिप्त में आपको दो परिभाषाओं का एक समरी बताते हैं। पहली परिभाषा मानववादी है, जिसमें कहा गया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव से संबंधित पृथ्वी के सभी वो तत्व जो मानव की आर्थिक क्रियाओं और उसके सामाजिक, उसके सांस्कृतिक क्रियाओं से प्रभावित हो रही है, वह भूगोल होगा, वही विषय भूगोल होगा। दूसरा, हार्टशॉन ने कहा कि भूगोल की परिभाषा में हम लोग पूरे ग्लोब को छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे प्रदेश में बांटेंगे और उस प्रदेश इकाई क्षेत्र में मानव कैसे प्रकृति के साथ संबंध कर रहा है और मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस अंतर संबंध को, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को, इस प्रकार्यात्मक संबंध को भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। एक सामान्य सी बात आपको समझानी है, मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियोस लगातार आपको छोटे-छोटे वीडियोस आपको देता रहूँगा ताकि आपका भूगोल में ओरिएंटेशन, भूगोल के प्रति ज्ञान, भूगोल में अभिरुचि बना रहे और भूगोल में सही दिशा पर आप काम कर सको। कहीं ऐसा ना हो कि आप एटलस उठाओ और कुछ भी देखना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप भारत की नदियों में सारे नदियों को रटना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो आइलैंड मिले उसी को रटने की कोशिश करो। जो भी जल संधियाँ मिल रही है सब, मैंने आपको आज एक फॉर्मूला दिया कि आपको वही जल संधि पढ़ना है जो ट्रेड रूट्स है, जो ट्रेड रूट्स का निर्माण कर रहा है, जहाँ से व्यापार हो रहा है, विश्व व्यापार हो रहा है, या जो दो देशों को अलग कर रहा है, उनके बीच में कोई सामरिक, कोई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है जब भी आप मैपिंग करोगे, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ोगे, जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ने जाओगे, तो आपके अंदर में रखना है कि कहाँ मानव प्रकृति का अंतर संबंध हो रहा है, वही प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं और भूगोल वही है, यही दिशा है भूगोल की। इसमें एक और परिभाषा मैं ऐड करना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अद्भुत परिभाषा है, जिसमें ये कहा गया है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो मानव शास्त्र की परिणति, जो मानव शास्त्र के अनुसंधानों की परिणति से जो हमें प्राप्त होता है, या भौतिक शास्त्र की जो परिणति, यानी भौतिक शास्त्र जहाँ अपने
निष्कर्ष पे निकल करके आता है, निरंतर खोज जारी है, लेकिन जब भी कोई निष्कर्ष निकलता है तो इन दोनों निष्कर्षों को जो जोड़ने वाला एकमात्र विषय है, जो एक अद्भुत विषय है, वही भूगोल होगा। और भूगोल का उद्देश्य क्या होगा कि वो मानव शास्त्र और भौतिक शास्त्र को जोड़े। और भूगोल का उद्देश्य है कि वो साइंस में जितनी भी डिस्कवरीज हो रहे हैं उसको अपने अंदर ले ले, मानव शास्त्र में जितने भी डिस्कवरीज हो रहे हैं उसको अपने अंदर ले लें। तो जब भी आप भूगोल पढ़ने जाते हो तो शुद्ध रूप से विज्ञान नहीं बनाओ, शुद्ध रूप से मानव शास्त्र नहीं बनाओ। भूगोल में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, भूगोल में हम लोग वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, इनफैक्ट आवश्यक है। भूगोल में हम लोग डायग्राम और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, आवश्यक है। भूगोल में मानचित्र और मानचित्र का अवलोकन और मानचित्र को बनाना और उसको रेखांकित करना, ये मुख्य क्रियाविधि है। अगर हम टॉलमी की परिभाषा में जाएं, टॉलमी एक बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो टॉलमी ने ये 2nd-3rd सेंचुरी के विद्वान हैं, तो टॉलमी ने कहा है ज्योग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। भूगोल तो मानचित्र बनाने का एक विज्ञान है। जिन जिन छात्रों को अभिरुचि है कि वो डायग्राम्स बनाते हैं या वो अच्छा पेंटिंग कर लेते हैं, वो भूगोल में निश्चित रूप से बेहतर कर पाते हैं। और बाकी लोग भी कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते हैं। इतने इंजीनियर्स और इतने साइंस वाले लोग, इतने कॉमर्स वाले लोग, इकोनॉमिक्स वाले लोग और जो भी आर्ट्स हिस्ट्री वाले भी लोग भूगोल लेकर के पता नहीं कितने आईएएस बन चुके, कितने पीसीएस अधिकारी बन चुके। तो ऐसा विषय है ना कि हर स्ट्रीम से, हर ज्ञान के विधा से इसमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तब भी भूगोल में आपको मदद मिलेगी, आप कॉमर्स और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो तब भी आपको भूगोल में मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भूगोल जटिल और कठिन विषय हो जाता है। जटिल और कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पूरे भूगोल के स्वरूप को एक साथ देखने की कोशिश करते हो। पूरे सिलेबस में जहाँ तहाँ से आप रैंडमली पढ़ते हो। आपको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि अगला हमारा वीडियो होगा। और भूगोल को कैसे प्रारंभ करें और कहाँ से शुरू करें कि लिंक जुड़ता चला जाए, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। जैसे मान लो क्या होगा पृथ्वी का, सबसे पहला विषय क्या होगा भूगोल का, तो पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद फिर पृथ्वी की उत्पत्ति को हम लोग समझते हैं, फिर पृथ्वी के इंटीरियर को समझते हैं, फिर इंटीरियर के बाद भूपर्पटी का अध्ययन करने लगते हैं, चट्टान का अध्ययन करते हैं, फिर भूपर्पटी पे होने वाली अंतर्जात बहिर्जात क्रियाओं का अध्ययन करने लगते हैं। और उन्हीं से फिर विषय पढ़ने लगता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने लगेगा, अपरदन चक्र आने लगेगा। तो जो जीएस के विद्यार्थी हैं उनको तो इतनी गहराई में जानी भी नहीं है, उनको तो बस एक स्ट्रक्चर समझना है जो लगभग एनसीईआरटी बेस्ड होगा या लगभग जीसी लियोंग जैसी किताबों में जो मिलता है, जीसी लियोंग, वैसा उतना ही स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। इसी तरह से मान लो कि आप पृथ्वी के भूपर्पटी का अध्ययन कर लिए हो, इसके बाद आपको वायुमंडल का करना पड़ेगा। तो अब वायुमंडल का अध्ययन करने जाओगे तो भूपर्पटी से उसका लिंक है, क्योंकि जो वल्केनिक इरप्शन हुआ उसी से गैस निकल करके वायुमंडल बना। और वायुमंडल कैसे बना है, तो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण। चंद्रमा में क्यों नहीं वायुमंडल है, तो चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6 है, गैस तो वहाँ भी निकला होगा वल्केनिक इरप्शन से, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं मिलता है। तो पृथ्वी में वायुमंडल, अब वायुमंडल में जाओगे तो उसमें वाष्पीकरण, तो समुद्र विज्ञान, समुद्र से वाष्पीकरण होकर के जा रहा है, उससे मौसम विज्ञान, समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। अब ये जीव थल पर आए, तो थल पर आने वाला जीव, फिर मृदा का निर्माण और जीवों का निर्माण और वनस्पति का निर्माण, तो बायोज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल, इस तरह से भूगोल का विकास होते चला जाता है। अब पर्यावरण बन चुका है तो उसमें जीवों के इवोल्यूशन से, उनके विकास क्रम में मानव का विकास। अब मानव का विकास हुआ तो मानव आर्थिक क्रिया करेगा तो आर्थिक भूगोल आएगा। मानव आर्थिक क्रियाओं को करते करते अपने सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करता है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, तो आ जाएगा उसका कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के बाद आ जाएगा फिर बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल क्यों आएगा, क्योंकि मानव सेटल्ड हो गया और मानव ने कृषि स्थापित कर लिया और ये मैरिज और शादी विवाह गांव ये सब कुछ बसने लगा, तो वो स्ट्रक्चर बना रहा है अपने रहने के लिए। अब बस्ती भूगोल के बाद क्या होना चाहिए, उसका नियोजन, उसमें समस्याएं आने लगी, तो मानव आर्थिक क्रियाओं से, सामाजिक क्रियाओं से, राजनीतिक क्रियाओं से जो समस्याएं निकल रही है तो नियोजन।
फिर जब नियोजन होगा और देश का निर्माण होगा और संप्रभु राज्य बनने लगेंगे तो फिर आएगी राजनीति, तो फिर होगी भू राजनीति, और भू राजनीति और आर्थिक क्रिया और सबका अगर एक संकलित रूप अगर देखें तो उसमें फिर आएगा समकालीन समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं। तो भूगोल की परिणति जाकर के जो उसकी पराकाष्ठा होती है वो समकालीन समस्याओं में समकालीन भूगोल में जाकर के होती है। तो इसी प्रकार से भूगोल का विकास हुआ है। तो भूगोल एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ते हो तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे समझ में आएगी आपको, मानसून कैसे समझ में आएगा आपको प्रारंभ कहाँ से करना है, भू आकृति विज्ञान से, बिग बैंग थ्योरी से। इस पर एक हम बड़ा लेक्चर देने वाले हैं आपको वीडियो क्लास में। और अगर आप ऐसे करते रहोगे जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताया, जिस अनुक्रम में बताया आपको, तो आप निश्चित रूप से भूगोल के एक बहुत ही महान छात्र बनोगे और आप मेरी तरह बहुत खुश भी रहोगे और आप एक ट्रैवलर बनोगे। आप जीवन जीना सीखोगे। आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे तो वहाँ का वनस्पति देख करके आपको लगेगा कि आपका ज्ञान आपको कुछ विशेष दिखाता है। मैं एक डला गांव गया था, प्रतापगढ़ के पास एक गांव है यमुना पे, तो वहाँ मैंने देखा कि ठाकुर साहब लोगों की गांव थी। तो मैंने देखा कि वो उनकी खिड़की जो थी, जो घर की खिड़की होते हैं, रोशनदान होते हैं, काफ़ी ऊपर में बने हुए थे खिड़की। ऐसा क्यों था? मैं समझ गया कि ये सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो पर्दा प्रथा और जो बाह्य आक्रमण से जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये उसका नमूना है। अब तो सब कुछ बदल रहा है जो कि आधुनिकता को दर्शा रहा है, आधुनिक आर्थिक क्रियाओं को दर्शा रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसको दर्शा रहा है। लेकिन आज भी पुराने घर उसी मॉडल पे मिलते हैं। तो नए गृहों की संरचना और पुराने गृहों की संरचना में क्या अंतर है, ये भूगोल बेखूबी समझाता है। आप नागालैंड जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि हिल टॉप सेटलमेंट्स है, तो ऐसे हिल बना हुआ है और हिल के ऊपर में नागा विलेजेस बना हुआ है, पठार के ऊपर में विलेजेस बना हुआ है। तो ये देखो, मान लो ऐसे है, यहाँ पे विलेजेस मिलता है, टॉप में विलेज मिलता है, क्योंकि ये व्यक्ति ढाल पे देख सकें कि उनके शत्रु ऊपर तो नहीं आ रहे हैं। तो भूगोल आपको इस प्रकार का ज्ञान देता है कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हो। आप आईएएस न बनो, आप पीसीएस न बनो, भगवान करे आप सब बन जाओ और बहुत अच्छा करो ज़िंदगी में, लेकिन अगर न बनो तब एक ऐसा व्यक्ति तो ज़रूर बनो जिसकी में ज्ञान कोश हो, जो राजनीति भी समझता हो, जो थोड़ा साइंस भी समझता हो, जो कहीं किसी गांव में जाए तब भी उसको सुंदर वो सब कुछ लगे, कोई नगर जाए वहाँ भी कुछ अलग ढंग से वो देखना शुरू करे। बनारस की जो मियांडरिंग गलियाँ हैं वहाँ पे घूमते हुए मुझे अद्भुत लग रहा था कि ये मेरा एंशिएंट सिविलाइजेशन यही है। और उस गली में जहाँ हम घूम रहे थे वहाँ मुझे सब याद आ रहा था कि एंशिएंट सेटलमेंट्स कैसे होता था, और एंशिएंट सेटलमेंट्स का ये एंशिएंट नगरीकरण का ये कितना सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही गया शहर में मुझे लगता है, ऐसे ही कांजीपुरम में मुझे लगता है। तो भूगोल आपको वो ज्ञान देता है, वो शक्ति देता है जो जिसके सहारे आप जीते हो, वो एक जीवनी शक्ति देता है। तो भूगोल पढ़ो, भूगोल पढ़ाओ, भूगोल सीखो, भूगोल सिखाओ। थैंक यू फॉर द डे, लव यू अ लॉट।